जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दोस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक लाए हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, क्योंकि फ्रांस में राष्ट्रवाद का जो पिछला वीडियो है हम बना चुके हैं लुई सुलावा के बारे में, और लाए हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। फ्रांस में ही राष्ट्रवाद का ही ये एक टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम जानते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। आई होप कि आप सबको ये वीडियो जरूर मददगार साबित होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। और हाँ, किन्हीं को लगता है अगर यहाँ क्या पढ़ाने आता है या नहीं आता है, बस उनके लिए एक लाइन है, किन के हाथ में छाली है और किन के हाथ में पोथी है। किन के हाथ में छाली है और किन के हाथ में पोथी है। बहुत कुछ जानता हूँ मैं, मेरी बस दिल दा गुजारा। वीडियो को शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। हम बात किया जाए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ है। 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ है कोर्सिका द्वीप पे। उनका जन्म कहाँ हुआ है? कोर्सिका द्वीप पे। कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ है। कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ है। ये फ्रांस में नहीं है। फ्रांस में नेपोलियन आए हैं, भूमिका निभाए हैं, लेकिन अजासियो की कोर्सिका द्वीप फ्रांस के बगल में है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, इनके बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट की बात किया जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो पिता है कार्लो बोनापार्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता कार्लो बोनापार्ट लिखा हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता कार्लो बोनापार्ट। अगर इनका बात किया जाए दूसरा नाम या उपनाम तो लिटिल कारपोरल। इनका नेपोलियन बोनापार्ट का दूसरा नाम क्या है? तो लिटिल कारपोलर और पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। और बात किया जाए पत्नी का नाम तो जोजेफाइन। पत्नी का नाम क्या है? जोजेफाइन। और ये पत्नी नेपोलियन बोनापार्ट के, जोजेफाइन जो पत्नी है ये नेपोलियन बोनापार्ट से बड़ी है। जोजेफाइन नेपोलियन बोनापार्ट से बड़ी है, नेपोलियन बोनापार्ट से। लेकिन बाद में जाकर के जब नेपोलियन ऑस्ट्रिया में अधिकार कर लिए तो उसके बाद ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा से शादी कर लिए। ये कहाँ की राजकुमारी है? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया आप सब जानते होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा से शादी कर लिए। और बात किया जाए इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट को बचपन में चित्रकार बनने का शौक था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि इनके पिता एक सैनिक थे। तो शुरू से ही सैनिक में लगे हुए थे। अब किसी कारण बस इनका पिता का मृत्यु हो गया जब ये पढ़ रहे थे इंग्लैंड में। तो किन्हीं कारण बस इनके पिता का मृत्यु हो गया। मिलिट्री एकेडमी में ये पढ़ रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद इनको भी सैनिक में जाना पड़ गया। और सैनिक में जब ये गए उसके बाद ये बहुत ज़्यादा नाम कमा लिए और युद्ध बहुत सारा जीत लिए, जिसके कारण ये बहुत फेमस हो गए। और फ्रांस में ये राष्ट्रवाद के एक टॉपिक में हमको पढ़ने को मिलते हैं। तो देखिए 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी व्यवस्था को अंत कर। देखिए ये धीरे धीरे पहले इटली पे, फ्रांस में तो पहले पूरे वर्चस्व हासिल कर लिए। उसके बाद इटली में, जर्मनी में, हॉलैंड में, बहुत सारा देश में ये नाम कमा लिए। उसके बाद 1799 जब फ्रांस में इनको बुलाया गया राज व्यवस्था को सुलझाने के लिए, तो 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी व्यवस्था का ये अंत कर दिए। डायरेक्टरी व्यवस्था का अंत कब किए हैं? 1799 क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टरी व्यवस्था का अंत कब किए हैं? 1799 ईस्वी में। और इसी में 3 काउंसिल का ये गठन करवाए और उसमें प्रथम काउंसिल यही बने। प्रथम काउंसिल कौन बने? नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम काउंसिल बने ये 1799 ईस्वी में। उसके बाद क्या किए? ये आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार लाए और 1800 ईस्वी में, ये ईस्वी है 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किए, जिससे आसानी से फ्रांस की जनता लोन ले सकती थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की? 1800 ईस्वी में। और 1800 ईस्वी में जब बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किए और 1802 ईस्वी में एक क्या किए? प्रथम काउंसिल के पद पर थे 10 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1799 में बने 10 साल के लिए प्रथम काउंसिल के पद पर। लेकिन 1802 ईस्वी में जगह नहीं है। 1802 ईस्वी में इन्होंने फिक्स कर लिए जब हम 10 साल के लिए नहीं रहेंगे, अपने पूरे जीवन काल के लिए प्रथम काउंसिल बनेंगे। तो पूरे जीवन भर के लिए प्रथम काउंसिल बनेंगे। ये काउंसिल रहेंगे 1802 ईस्वी में काउंसिल
और उसके बाद जैसे 1804 इस पे आया तो ये अपने आप को फ्रांस में राजा घोषित कर लिए, फ्रांस में नेपोलियन कोड दिए। और 1804 ईस्वी में फ्रांस में नेपोलियन कोड दिए, जिसे नेपोलियन कोड को कानून संहिता बोलते हैं, कानून संहिता। नेपोलियन कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कानून संहिता। इसका हिंदी में क्या है? कानून संहिता, कानून का संग्रह जिसे कहते हैं, कानून का संग्रह। आयोग की समझ में आएगा। नेपोलियन कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कानून का संग्रह। और ये कानून का संग्रह दिए नेपोलियन कोड कब दिया? 1840। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन कब दिए कानून का संग्रह या नेपोलियन कोड? तो 1804 ईस्वी में। फ्रांस का राजा नेपोलियन कब बने हैं? तो ये 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बन गए नेपोलियन बोनापार्ट। और उसके बाद 1805 ईस्वी में जब ये राजा बन गए तो मनमानी करने लगे, अपना हिसाब से काम करने लगे। तो 1805 ईस्वी में ट्राफलगर नामक युद्ध किए। किससे? तो ट्राफलगर नामक युद्ध किए इंग्लैंड से। और यही इंग्लैंड से जो युद्ध किए ट्राफलगर नामक स्थान पर, ये इस युद्ध का भी नाम ट्राफलगर था, इंग्लैंड से युद्ध, जिसमें एकमात्र अभी तक युद्ध में हारना पड़ गया इनको, नेपोलियन बोनापार्ट को, इंग्लैंड से। और इंग्लैंड से हारे रॉयल नेवी से, इंग्लैंड के रॉयल नेवी से, इंग्लैंड के रॉयल नेवी से हारना पड़ गया। किनको? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट को। पहली बार नेपोलियन को क्वेश्चन आएगा हार कब झेलना पड़ा? तो 1805 ईस्वी में इंग्लैंड के रॉयल नेवी से, क्योंकि उस समय पूरे दुनिया में सबसे मजबूत नेवी अगर माना जाता था, जल सेना, तो माना जाता था इंग्लैंड के जल सेना को। तो हार झेलना पड़ा। ऐसे भी फ्रांस का जो नेपोलियन का जल सेना था बहुत कमजोर था कंपेयर टू इंग्लैंड के जल सेना से। तो आयोग की ये समझ गए होंगे आप, जो रॉयल नेवी से कब हारे, इंग्लैंड से कब हारे? तो 1805 में ये पहला बार नेपोलियन का हार झेलना पड़ गया था। और नेपोलियन इस हार को बतलाना नहीं चाहता था, कहीं प्रेस में छपवाना भी नहीं चाहता था। बोलता था इससे हमको फ्रांस की जनता इसको मनोबल कमेगा। नेपोलियन को पहली बार हार झेलना कब पड़ा? तो 1805 ईस्वी में नेपोलियन राजा बना है। 1804 में, 1802 ईस्वी में बोल दिया था हम प्रथम काउंसिल 10 साल के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए रहेंगे। और 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। और 1799 ईस्वी में डायरेक्टिव व्यवस्था को अंत करके प्रथम काउंसिल बने थे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेपोलियन कोड का है, हिंदी में कहते हैं कानून का संग्रह। और उसके बाद 1805 ईस्वी में इंग्लैंड से हार का झेलना पड़ रहा है। उसके बाद 1812 ईस्वी में, 1805 के बाद सभी युद्ध जीते नेपोलियन। देखिए नेपोलियन पूरे जिंदगी में मानी कि हमेशा युद्ध करते रहे। वो उनसे जब वो हारे थे तो उनसे मेटरनी पूछा था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, आप हमेशा युद्ध क्यों करते हैं? तो बोले जो हमारे जो राज दरबार है, जो राजा का पद है, वो हमारे जन्मजात नहीं है, हमारे पापा का दिया हुआ नहीं है। अगर हम युद्ध नहीं लड़ते रहे तो ये कभी न कभी छीन जाएगा, इसलिए हम हमेशा युद्ध लड़ते हैं। देखिए 1812 ईस्वी में रूस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हुआ। 1812 ईस्वी में रूस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रूस जीत गया। यही नेपोलियन के जब हम पढ़ाएंगे असफलता के कारण बतलाएंगे, तो उसमें असफलता में यही असफलता है ये रूस से माने कि बगैर बात के लड़ने चल गया एशिया महादेश। रूस एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, तो ये चल गए रूस से लड़ने इंग्लैंड, सॉरी रूस से लड़ने चल गया कौन? तो फ्रांस चल गया, फ्रांस। ये असफलता का कारण है। मनमानी कर राजा था, किसी को बात नहीं मानता था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके कारण ये आसानी से गया और फ्रांस में सोचा जो हम अधिकार कर लेंगे। लेकिन फ्रांस का जो राजा था वो उस समय बहुत चालाक था। वो क्या किया, यूरोप वाला एरिया जो था रूस में, उस एरिया में चल गया। उस एरिया में ठंडी के कारण बर्फ जम गया, जिसके कारण इनका जो खाने पीने का व्यवस्था था, इस सप्लाई व्यवस्था कट गया, जिसके कारण इनको मृत्यु हो गया और वो बर्फ में जम गए। फ्रांस जितना था, फ्रांस के जो सैनिक सब जम गया। किसी तरह से नेपोलियन वहां से निकल पड़ा। उसके बाद 1813 ईस्वी में पूरा यूरोप मिलकर के फ्रांस को हरा दिया। यानी कि नेपोलियन को पूरा यूरोप मिलकर के, रूस, इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड भी तंग था इससे और रूस भी तंग था इससे। इंग्लैंड ने को ही ये नेपोलियन बोनापार्ट सर्वप्रथम बनियों का देश कहा था। इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश कौन कहा था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। इंग्लैंड भी तंग था, रूस भी तंग था, ऑस्ट्रिया भी तंग था, इटली भी तंग था, जर्मनी, हॉलैंड और इत्यादि बहुत सारा देश इससे तंग था फ्रांस से।
यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट से, और चाहता था क्या जो कैसे भी करके नेपोलियन बोनापार्ट से बेड़ा पार हो जाए। तो 1813 ईस्वी में पूरा यूरोप मिल करके फ्रांस को हरा दिया 1813 ईस्वी में। और उसके बाद 1813 ईस्वी में हरा दिया और उसको एल्बा नामक द्वीप पर बंदी बना दिया। कहाँ पे? एल्बा नामक द्वीप बंदी बना दिया। एल्बा नामक द्वीप, एल्बा द्वीप पर बंदी बना दिया गया। लेकिन वो बहरूपिया के रूप में कैसे भी करके 100 दिन बाद भाग आए वो। और उसके बाद 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में उनको शिकस्त झेलनी पड़ी। 1815 ईस्वी में पूरे यूरोप मिल करके और फ्रांस को यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। कब? 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क दे दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ है? 1815 ईस्वी में। किससे हुआ है? तो यूरोप पूरा था और एक तरफ था फ्रांस, जिसमें फ्रांस हार गया, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। और नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना द्वीप पर जा करके मान के छोड़ दिया गया और मान की रख दिया, बंदी बना दिया गया। और फिर 1821 ईस्वी में पेट के कैंसर से 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गया। किसको? तो नेपोलियन बोनापार्ट को पेट के कैंसर से 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गया। आई होप कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप कुछ तो समझे होंगे। और बात किया जाए नेपोलियन, भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारत में प्रमुख ये क्वेश्चन है, भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। आधुनिक फ्रांस का पिता नेपोलियन को कहा जाता है। आधुनिक जो फ्रांस है उसके पिता नेपोलियन को कहा जाता है। पिछले वीडियो में बतलाए हुए हैं फ्रांस में जो राष्ट्रवाद हुआ है तो फ्रांस किससे प्रेरणा लेकर किया था? तो ये अमेरिका से यूएसए से करके प्रेरणा लिया था। आधुनिक फ्रांस के पिता नेपोलियन है। और सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कौन बुलाया? तो हम बतलाए हैं नेपोलियन बोनापार्ट। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कौन बुलाया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। आज हम की नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप समझे होंगे। चलिए, और इसके बाद नेपोलियन के सफलता के क्या कारण है, असफलता के क्या कारण है, ये हम बतलाना चाहते हैं। तो चलिए बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको। नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का क्या कारण था, ये बतलाते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है अगर किन्हीं को लगता है जहाँ वो पढ़ने में कमजोर है या वो असमर्थ है या कोई बहाना, बहुत हमारे काम है, हम गरीब है या कुछ भी है, तो वो अपने आप में सिर्फ बहाना ही बनाते हैं। तो उनके लिए एक लाइन है, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। चलिए अब बतलाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के कारण। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के कारण क्या है? पहला उदय के कारण है तानाशाही व्यवस्था। नेपोलियन बोनापार्ट भी तनाशाह था, एक अच्छे तनाशाह था शुरुआत में। आखिर में बाद में वो भले ही थोड़ा ज़्यादा ही मगनचूर हो गए, राजा की गद्दी पर आए तो, लेकिन शुरू में वो 1804 से पहले बहुत अच्छा काम किए थे फ्रांस के लिए। तानाशाह जो था ये पहले अच्छा करे थे। राजा अगर राजतंत्र होता है, अगर राजा अच्छा हुआ तो काम अच्छा होगा, देश में विकसित बहुत ज्यादा होगा। लेकिन राजा अगर खराब हो जाएगा तो बात खत्म है। तो तानाशाह था 1804 से पहले ये अच्छा काम कर रहा था, लेकिन 1804 के बाद ये हमेशा युद्ध में लगा हुआ रह गया और युद्ध के कारण हमेशा फ्रांस को मान की कमजोरी स्थिति में ही ले आया। उसके बाद ये आयोग की तानाशाह मतलब समझ गए होंगे ये तानाशाह कैसे थे। दूसरा है संविधान का निर्माण। हम बतलाए हैं 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी व्यवस्था का अंत कर दिए और संविधान का निर्माण। लिख लीजिएगा आप यहाँ पर 1799 ईस्वी में ही संविधान का निर्माण ये फ्रांस में किए थे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट 1799 ईस्वी में। और उसके बाद आर्थिक सुधार लाए। हम बतलाए हैं 1800 ईस्वी में फ्रांस में, यहाँ पे बतलाए हुए हैं, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की 1800 ईस्वी में। अब आर्थिक सुधार अच्छा किए और उसके बाद भ्रष्टाचार पर रोक लगाए। भ्रष्टाचार पर यानी कि जो सट्टेबाजी सब चल रहा था उस सब पर रोक लगाए, जो ज्यादा शराब उराब पी रहा था उसको मना किए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाए। पांचवा कारण क्या है? शिक्षा में सुधार। ये शिक्षा में सुधार कैसे किए? तो ये कानून ले आए थे जो शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जाए। तो 5 गठन किया गया था कानून, उसमें ये बतलाए थे
शिक्षा पर सुधार में प्राथमिक द्वितीय प्राथमिक, जैसे हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय होता है, उसी प्रकार से प्राथमिक, मध्य और उच्च व्यवस्था लाए थे शिक्षा में सुधार के लिए। ये बहुत ही कारगर साबित हुआ था फ्रांस में। उसके बाद ये 5 हुआ है फ्रांस में नेपोलियन के उदय के कारण। कैसे नेपोलियन मान कि इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, इस उदय के कारण ही है। नेपोलियन की असफलता के कारण, ये लिखना पड़ेगा, ये सब्जेक्टिव में नेपोलियन के उदय के कारण लिखना पड़ेगा। नेपोलियन के असफलता के कारण क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट की असफलता के कारण। तो नेपोलियन बोनापार्ट की असफलता के कारण क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट की असफलता के कारण है युद्ध दर्शन। युद्ध दर्शन यानी कि इतना युद्ध में चूर हो गया था जिसको युद्ध के अलावा कुछ सोचता नहीं था। अगर युद्ध नहीं कर रहा था उसको चैन नहीं आता था। नेपोलियन बोनापार्ट की ये भी असफलता के कारण है, जो हमेशा युद्ध करते रहता था। आप देखिएगा तो 1800 के बाद, 1800 बोल रहे हैं, 1700 करीब 80 के बाद वो हमेशा युद्ध करते रहा, हमेशा युद्ध। और उसके बाद ये दुर्बल नौसेना इतना दुर्बल था ये फ्रांस का, दुनिया में सब तरह फतह हासिल कर लिया, लेकिन पहली बार हार झेलना पड़ा इंग्लैंड के रॉयल नेवी से। 1805 ईस्वी में इसके नौसेना दुर्बल थी, इसी कारण इंग्लैंड के रॉयल नेवी से हार झेलना पड़ गया 1805 ईस्वी में। उसके बाद महाद्वीपीय व्यवस्था, हम महाद्वीपीय व्यवस्था में मतलब है पूरा जितना महाद्वीप है सब पर यह हमेशा मान कि आक्रमण करता था। और ये महाद्वीप चल गया कहाँ पे आक्रमण करने? तो रूस पे 1812 ईस्वी में रूस पे चल गया आक्रमण करने, जिसके कारण वहाँ पे सेना फंस गया और वो मान कि हार झेलना पड़ा वहाँ पे। तो महाद्वीपीय व्यवस्था ये इसका गड़बड़ था। उसके बाद रूस पर आक्रमण, ये रूस पर आक्रमण और महाद्वीपीय व्यवस्था लगभग सेम ही है। ये महाद्वीपीय व्यवस्था इसका खराब था। तो आई होप कि ये आपको वीडियो जरूर मददगार साबित होगा। देख लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो फिर इसके जो अगला पार्ट है उसको हम लाएंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बाद लुई फिलिप और चार्ल्स दशम के बारे में, और उसके बाद इटली के एकीकरण, फ्रांस जर्मनी का एकीकरण। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।